Hello students, welcome to all of you on your education platform Humanity Hub. This is me Jitika Jha, your Humanity faculty. क्लास 12 के लिए हिस्ट्री की सब्जेक्ट की जो क्लासेस चल रही थी आपके इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, उसमें अभी तक हिस्ट्री का चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और आज इवन हिस्ट्री का चैप्टर जो थर्ड था जिसका नाम था बंधुत्व जाति तथा वर्ग, वो भी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, और आज उसके पार्ट 2 की क्लास है, क्योंकि इससे पहले जो हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड था बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उसके पार्ट 1 की क्लासेस हो गई थी, जिसमें हमने डिस्कस करा था। सबसे पहले हमने उसमें डिस्कस करा था कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, यानी कि महाभारत में क्या क्या समालोचनात्मक संस्करण बने थे। ठीक है, उसके कौन कौन से मतलब टाइप्स बने थे। ठीक है, कितनी भाषा में उसके संस्करण तैयार हुए थे। ठीक है, विभिन्न लेखकों ने अपने हिसाब से उसको तैयार करने की कोशिश की थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करा था वो था बंधुता तथा विवाह, यानी कि प्राचीन काल में महाभारत की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन काल की बात होती है, तो उस टाइम पर बंधुत्व यानी कि समाज में भाईचारे और विवाह को लेकर क्या नियम थे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करा था वो था पितृवंशिकता व्यवस्था। अब ये ऐसी व्यवस्था थी जो ना सिर्फ प्राचीन काल में बल्कि आज आधुनिक काल में भी, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इवन तीनों टाइम में ये जो व्यवस्था है ये प्रचलित रही है। ठीक है, आज इसका स्वरूप कुछ अलग हो चुका है, आज इसके विरोध में नारीवाद आ चुका है। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इस व्यवस्था का काफी ज्यादा दबाव था, काफी ज्यादा वर्चस्व था। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करा था प्राचीन काल में यानी कि महाभारत के टाइम पे विवाह के क्या नियम थे। ठीक है, जिसमें बेसिकली 8 प्रकार के विवाह थे, जिसमें कि देव विवाह, ब्राह्मण विवाह, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच, इस टाइप के टोटल 8 विवाह थे। जिसमें कि स्टार्टिंग के 4 विवाह को 4 कैटेगरी में, स्टार्टिंग के जो 4 विवाह की कैटेगरी थी उनको उच्च श्रेणी की कैटेगरी में रखा गया था, और उसके बाद जो बाकी के 4 कैटेगरी थे उनको निम्न कोटि के विवाह की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था धर्मशास्त्र क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था स्त्री का गोत्र, यानी कि महिला का जो गोत्र है वो किस बेस पे डिसाइड होता था, उसको कहाँ का वंशज माना जाता था। शादी से पहले वो अपने पिता के गोत्र से उसकी पहचान होती थी, तो वही शादी के बाद उसकी पहचान उसके पति के गोत्र से की जाती थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करा था, सॉरी यहीं तक इवन हमने डिस्कस करा था। ठीक है, स्त्री का गोत्र और क्या इन नियमों का सभी अनुसरण करते थे, यहाँ तक हमने डिटेल में डिस्कस करा था, जो कि पार्ट 1 की क्लासेस में था, उसे आप जाकर देख सकते हैं। आज है चैप्टर 3 के पार्ट 2 की क्लास। ठीक है, आज है हिस्ट्री का चैप्टर 3 और पार्ट 2 की क्लास। ठीक है, पार्ट 2 की क्लास देखने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इसका आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान ले, जो कि पार्ट 1 की क्लास में आपको अच्छे से बताया गया। ठीक है, अब आज का जो हमारा पहला टॉपिक है कि क्या भारतीय इतिहास में माताएं महत्वपूर्ण थी। ये जो हमारा टॉपिक है ये इवन एंशिएंट टाइम में भी था और आज मॉडर्न टाइम में भी इसको लेकर थोड़े से विवाद होते हैं। अब अगर आप प्राचीन काल में देखो, खास करके आप महाभारत को ले लो ना, आप ज्यादा दूर मत जाओ, इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही महाभारत से हुई है, तो महाभारत में ना कुछ फेमस कैरेक्टर थे। अगर आपने महाभारत में जो पहले के टाइम की थी, बी आर चोपड़ा की जो महाभारत थी, उसमें अगर आप देखोगे ना तो महाभारत में कुछ फेमस कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि कर्ण। ठीक है, इनकी पहचान किस नाम से होती, इनके पिता के नाम से नहीं होती, इनको कहते हैं कुंती पुत्र कर्ण। ठीक है, इनकी पहचान इनके माता के नाम से होती है। तो वहीं अगर आप अर्जुन की बात करेंगे, जो कि काफी ज्यादा फेमस कैरेक्टर है, इनकी पहचान भी कुंती पुत्र अर्जुन के नाम से होती है। वहीं अगर आप कृष्ण की बात करें, श्री कृष्ण की, जो कि सनातन धर्म के मुख्य देवता तो है, लेकिन उनका एक ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि वो महाभारत काल में मौजूद है। इनकी पहचान में भी यशोदा नंदन या देव की पुत्र कर्ण के नाम से, कृष्ण के नाम से होती। ठीक है, यशोदा या फिर देव की पुत्र कृष्ण, इनको भी हम इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, इवन आप हनुमान जी की अगर आप बात करते हैं, जो कि मुख्य देवता है, उनकी पहचान भी अंजनी के नाम से होती है, जो कि उनकी माता का नाम था। ठीक है, अगर आप भीष्म पितामह की बात करें, इनकी पहचान भी इनकी माता के नाम से होती है, गंगा पुत्र भीष्म।
तो कहने का मतलब है प्राचीन काल के, चाहे आप किसी भी कैरेक्टर को उठा के देख ले, कर्ण, अर्जुन, कृष्ण, भीष्म, पितामह, इन सभी की पहचान इनकी माताओं के नाम से होती है। तो इस आधार पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में स्त्री की और माताओं की क्या भूमिका हुआ करती थी। ठीक है, वो तो समय के साथ प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल आते आते व्यक्ति की पहचान उसके पिता के नाम से होने लगी। जितने ज्यादा हम मॉडर्न होते गए उतनी ज्यादा माताओं की वैल्यू समाज में कम होती गई। ठीक है, इतिहास में बहुत से ऐसे किस्से जिससे पता चलता है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की शुरुआती समाज में माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। और ऐसा ही एक किस्सा है सातवाहन राजाओं का। सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, जिससे पता चलता है कि माताओं को महत्वपूर्ण माना जाता था। अब देखो, ये जो महाभारत है बेसिकली कौरव और पांडव, ठीक है, कौरव और पांडव दो परिवारों के बीच में, बेसिकली ये दो कजन परिवार थे, कजन नहीं कहेंगे, एक ही परिवार में दो ग्रुप्स थे। ठीक है, उन्हीं की आपसी लड़ाई की कहानी है। ठीक है, अब पांडव जो है, जो पांडु महाराज थे उनके पुत्र, और कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र। ठीक है, हालांकि कौरव क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों थे तो सगे भाई, लेकिन इनके बच्चे तो आपस में कजन लगेंगे ना, इनके बच्चे तो आपस में कजन लगेंगे। ये दोनों पांडु और धृतराष्ट्र ये दोनों सगे भाई थे। धृतराष्ट्र जो कि नेत्रहीन थे, अंधे थे, इनके पुत्र आपस में कजन लगेंगे। तो बेसिकली दो कजन्स की लड़ाई थी, दो कजन्स के ग्रुप की लड़ाई थी। हालांकि चाहे कौरव हो या पांडव हो, इन दोनों की ही पहचान ना इनकी माताओं के नाम से होती थी। ठीक है, जैसे कि कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र अर्जुन, इस तरीके से। वहीं अगर हम इस परिवार के सबसे श्रेष्ठ की बात करें तो उनका नाम भी गंगा पुत्र भीष्म के नाम से होता था। लेकिन इतना सब होने के बाद, इतनी ज्यादा माताओं को इम्पोर्टेंस देने के बावजूद, ठीक है, इतनी ज्यादा इनकी माताओं को, स्त्रियों को वैल्यू देने के बावजूद, इनका जो वंश था वो इनके पिता के नाम से चलता था। ठीक है, इनका जो वंश था इनके पिता के नाम से चलता था। लेकिन सातवाहन राजा जो थे, इनके लिए इनकी माताओं की वैल्यू थोड़ी ज्यादा अलग थी। क्यों? क्योंकि ये अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। सातवाहन राजा जो थे अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, जिससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ उत्तर भारत में, ना सिर्फ कौरव और पांडवों के बीच में, बल्कि सातवाहनों में भी माताओं की वैल्यू थी। ठीक है, महाभारत काल में शशांक की अगर हम बात करें तो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते हैं, क्योंकि वंश व्यवस्था पितृवंशिकता थी। उदाहरण के लिए कुंती पुत्र अर्जुन, यशोदा नंदन श्री कृष्ण इत्यादि। अब बात करते हैं सामाजिक विषमता की, यानी कि सोशल डिफरेंसेस। जब समाज में सभी लोगों को समान अवसर, सम्मान और अधिकार ना मिले तो उसे सामाजिक विषमता कहा जाता है। विषमता कहें, विभिन्नता कहें, एक ही बात है। ठीक है, होता क्या है, जब समाज में या तो पुरुषों को ज्यादा वैल्यू मिल जाती है या महिलाओं को ज्यादा वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, या ब्राह्मणों को ज्यादा वैल्यू मिल जाती है, शूद्रों को कम मिलती है, तो समाज में जब इस टाइप के अप्स एंड डाउन होती है, जब डिफरेंसेस आते हैं, तो उसे ही सोशल डिफरेंस या फिर उसे ही सामाजिक विषमता कहा जाता है। अब इनके रीजन क्या है, ये जितनी भी सामाजिक विभिन्नता या सामाजिक विषमता आती है, इनके रीजन क्या है, यानी कि इनके उदय के कारण क्या है, क्यों ये सोशल डिफरेंसेस का राइज होता है। सबसे पहला कारण है वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा। वर्ण व्यवस्था एक ऐसा रीजन है जो ना सिर्फ प्राचीन समय में बल्कि आधुनिक काल में भी संविधान के लागू होने के बाद भी बहुत जगह प्रचलित है। ठीक है, आज भी छोटे बड़े का, ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है। ठीक है, धन संपत्ति और शिक्षा की असमानता, प्राचीन काल में यही होता था, जो ज्यादा धनी थे, जो ज्यादा धनी थे, जो राज परिवार से ताल्लुक रखते थे, उनको शिक्षा अच्छी मिलती थी। अब फॉर एग्जाम्पल आप अर्जुन की बात करें और आप एकलव्य की बात करें, अगर आपने महाभारत ध्यान से देखी होगी तो आपको ये भी पता होगा कि एकलव्य जो थे अर्जुन के बराबर
अगर अर्जुन से ज्यादा नहीं तो वो अर्जुन के बराबर के धनुर्धर थे, उनमें भी वही क्वालिटी थी जो अर्जुन में थी। लेकिन इन दोनों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, अब वो क्योंकि राज परिवार के गुरु थे, ठीक है, अर्जुन जो थे वो राज परिवार से संबंध रखते थे। अर्जुन जो थे इनका संबंध जो था वो राज परिवार से था। तो वही एकलव्य जो थे वो बेसिकली एक भील जनजाति के थे, मतलब राज परिवार से बेसिकली उनका संबंध नहीं था, ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य जो थे उनके ऊपर जिम्मेदारी थी केवल राज परिवार के बच्चों को शिक्षा देने की, राज परिवार के बच्चों को आगे ले जाने की, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से एकलव्य को अर्जुन से ज्यादा कैपेबल नहीं बनाना चाहते थे, यही रीजन था उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। अब आप ये देखो कि अगर आप धनुर्धर हो, धनुष चलाने का जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ये धनुष जो पकड़ा जाता है वो कुछ इस तरीके से पकड़ा जाता है जिसमें मुख्य रोल जो होता है अंगूठे का होता है, ठीक है, उसको इस तरीके से खींचा जाता है। अब एकलव्य से उन्होंने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। अब अंगूठा मांग लिया तो जाहिर सी बात है एकलव्य धनुष चलाने के लिए कैपेबल नहीं रहे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अर्जुन जो है वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर उभर गए। ऐसा नहीं कि अर्जुन में टैलेंट नहीं था, वो भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा लेके उनकी एकलव्य की सारी कैपेबिलिटी खत्म कर दी और अर्जुन को जो है अर्जुन का एक अलग फॉर्म में राइज हुआ, ठीक है। तो यहाँ आती है शिक्षा की असमानता। स्त्री पुरुष के बीच असमानता ये तो काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा थी, ठीक है। अब आप रामायण ही देख लो, रामायण की अगर आप कहानी देखते हैं या रामायण आप कथा पढ़ते हैं तो प्रभु श्री राम 4 भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ठीक है, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन इन चारों के अलावा इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता, लेकिन इतिहास में हमें इनका वर्णन बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन समाज में स्त्री पुरुष के बीच में बहुत ज्यादा विषमता रही है, ठीक है। इनके रिजल्ट क्या हुए? सामाजिक विभाजन और भेदभाव, शोषण और अन्याय, कमजोर वर्गों का पिछड़ जाना। अब जाहिर सी बात है समाज में अगर विषमता आएगी, भेदभाव आएंगे, तो जो जातीय भेदभाव है, जो वर्ग का भेदभाव है, वो तो आगे पीछे होगा ही। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था। प्राचीन भारतीय समाज को व्यवस्थित करने के लिए लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया और इन्हीं 4 वर्गों को वर्ण कहा गया। अब प्राचीन काल में कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन ज्यादा पावरफुल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठते थे। तो समाज में क्या किया गया, समाज में जितनी भी जातियां थी, ठीक है, अब ये देखो, समाज में जितनी भी जातियां थी उन्हीं जातियों को 4 वर्गों में बांटा गया। एक का नाम दिया गया ब्राह्मण, एक का नाम दिया गया क्षत्रिय, एक का नाम दिया गया शूद्र और एक का नाम दिया गया वैश्य। और इन चारों को ही इनकी अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई, जिससे कि समाज में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अराजकता नहीं फैलेगी, हर कोई अपनी अपनी जातियां अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन जब देखा गया कि एक वर्ग का बाकी के वर्गों पर वर्चस्व थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, सॉरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पहले होगा, शूद्र बाद में होगा, ठीक है। जब देखा गया कि जब एक वर्ग को थोड़ी ज्यादा पावर दी गई, ठीक है, एक वर्ग को थोड़ी ज्यादा पावर दी गई, दूसरे को थोड़ी कम, तीसरे को थोड़ी कम, चौथे को तो पावर दी ही नहीं, ठीक है, चौथे वर्ग को कोई पावर दी ही नहीं, ठीक है। तो जब इस तरीके से पावर का विभाजन हुआ, शक्तियों का विभाजन हुआ, तो एक वर्ग जो है थोड़ा ज्यादा उभर कर और उसका डोमिनेंस यानी कि उसका अत्याचार दूसरे वर्गों पर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये इन वर्गों के कार्य दिए गए हैं। उसके बाद प्रारंभिक अगर हम स्वरूप की बात करें, यानी कि जो भी ये वर्ग बटे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके प्रारंभिक स्वरूप क्या थे, यानी कि जब ये वर्ग बने थे स्टार्टिंग में कैसे थे, तो शुरुआत में ये जो है ये गुण और कर्म पर आधारित थी। यानी कि अगर आपका जन्म शूद्र के परिवार में हुआ है और अगर आपके अंदर क्वालिटी, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी जो है एक क्षत्रिय की है, तो आप क्षत्रिय ही माने जाओगे, आप शूद्र नहीं माने जाओगे,
क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में जाति से ज्यादा कर्म मायने रखता था। ठीक है, पहले के टाइम में जाति से ज्यादा कर्म मायने रखता था, लेकिन बाद का स्वरूप बीतने लगा, यानी कि बाद के स्वरूप में ये व्यवस्था और कठोर हो गई। वर्ण जन्म से ही तय होने लगे, यानी कि अगर आपका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है तो आप, और आपके अंदर क्वालिटी जो है वो वैश्य की है, यानी कि व्यापारी की है। अगर आपके अंदर क्वालिटी वैश्य की है तो भी आप क्षत्रिय ही माने जाओगे, आप वैश्य नहीं माने जाओगे। राइट, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर पहले आपका जन्म शूद्र परिवार में हुआ है और आपके अंदर जो है वो क्वालिटी जो है वो क्षत्रिय की है, तो आप क्षत्रिय ही माने जाओगे, आप शूद्र नहीं माने जाओगे, क्योंकि पहले जो जन्म मैटर नहीं करता था, कर्म मैटर करते थे। राइट, और उसके बाद यानी कि जब स्वरूप बदला तो उसमें क्या हुआ कि जन्म चाहे आपको किसी भी कुल में हो और आपके अंदर क्वालिटी अगर उससे ऊंचे कुल की है, मान लो आपका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है लेकिन आपके अंदर क्वालिटी जो है वो ब्राह्मण की है, आपको वेद पुराण धर्मशास्त्र इन सब की नॉलेज है, तो भी आप ब्राह्मण नहीं माने जाओगे, तो भी आप ब्राह्मण नहीं माने जाओगे, आप क्षत्रिय माने जाओगे। ठीक है, और समय जैसी जैसी बीतता गया वैसे वैसे ये व्यवस्था और कठोर होती चली गई। ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ा? सकारात्मक प्रभाव तो ये हुआ, देखो जब पहले का फॉर्म था, यानी कि जब, देखो आप इसको ना इस तरीके से समझो, पहले कर्म मैटर करता था जन्म से ज्यादा, ठीक है, और बाद में जन्म मैटर करने लगा कर्म से ज्यादा। तो पहले के समय में यानी कि इसके प्रारंभिक स्वरूप में ये व्यवस्था जो थी, यानी कि जो जाति व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा लिबरल थी, यानी कि कठोर नहीं थी, लेकिन बाद में समय के साथ साथ ये व्यवस्था जो है ये कठोर होती चली गई। उसके बाद क्या सदैव क्षत्रिय ही राजा होते थे? तो शास्त्रों के अनुसार वैसे तो केवल क्षत्रिय को ही राजा बनने का अधिकार था, क्योंकि राजा का काम क्या होता है? युद्ध लड़ना, प्रजा की रक्षा करना, देखभाल करना। ठीक है, ये सब काम जो थे ये दिए गए, जिस कैटेगरी को दिए गए या जिस वर्ग को दिए गए, जिस वर्ण को दिए गए वो थे क्षत्रिय वर्ग। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, वही वैश्य का काम व्यापार करना, खेती करना, पशुपालन करना, शूद्र का काम इन सबकी सेवा करना, लेकिन क्षत्रिय वर्ग का काम युद्ध करना, समाज की रक्षा करना, देखभाल करना प्रजा की, ये सारी चीजें थी। तो ऐसे में मोस्टली जो थे ये क्षत्रिय वर्ग के लोग ही राजा बनते थे, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसे देखा गया है कि बहुत से ब्राह्मण भी राजा बने हैं, बहुत से ब्राह्मण भी राजा बने हैं। अब अगर आप बात कर लो, अगर आप अपने पुष्यमित्र शुंग का नाम सुना होगा तो ये भी ब्राह्मण ही थे, लेकिन फिर भी ये राजा बने। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रियो को ही राजा बनने का अधिकार था, परंतु इतिहास में ऐसे उदाहरण मिले हैं जो क्षत्रिय नहीं थे फिर भी राजा बने, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। अब बात करते हैं चंडाल की। चंडाल कौन थे? तो बेसिकली चंडालों को शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि समाज में सबसे ज्यादा नीची जाति के माने जाते थे। ठीक है, सबसे ज्यादा लोअर कैटेगरी के माने जाते थे अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। अब मनुस्मृति क्या कहती है कि चंडालों को क्या कर्तव्य था? तो प्राचीन भारतीय समाज में चंडाल सबसे निचले स्तर का समुदाय था। ठीक है, मतलब सोसाइटी में इससे ज्यादा निचला स्तर समाज का या जाति का कोई भी नहीं था। इन्हें अस्पृश्य यानी कि अछूत के वर्ग में रखा जाता था। ठीक है, इनका काम मृत पशुओं को हटाना, लोगों का शवदाह यानी कि अंतिम संस्कार करना और ऐसी वस्तुओं को कंज्यूम करना जो कि अपवित्र माने जाते थे, जैसे कि जो मरे हुए लोग होते थे उनके वस्त्र पहनना, ठीक है, श्राद्ध का खाना खाना, ये सारी चीजें मानी जाती थी। ये अक्सर गांव और शहर के बाहर रहते थे और ये कभी भी लोगों से मिलते नहीं थे। ये जब चलते थे तो ये अपने साथ एक थाली और चम्मच या थाली और लकड़ी लेके चलते थे, जिससे ये पता चल सके कि इनकी एंट्री हो रही है
तो जो भी समाज में ऊंची जाति के लोग हैं वो अपने अपने घरों में चले जाए। क्यों? क्योंकि इनकी परछाई भी अगर किसी ऊंची जाति के लोग पे पड़ गई तो इनको मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, इनके साथ इतना ज्यादा भेदभाव होता था। ये सारी बातें मनुस्मृति के अकॉर्डिंग बताई गई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो समय के साथ चंडाल शब्द जो है वो एक गाली या अपमानजनक रूप में प्रयोग किया जाने लगा। अब मनुस्मृति अगर चंडाल के बारे में इतना ज्यादा कह रही है तो क्या उसने स्त्री और पुरुष के बारे में भी कुछ कहा है? डेफिनेटली कहा है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते हैं? मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद यानी कि जो पिता की संपत्ति होती है, माता पिता की मृत्यु के बाद केवल पुत्रों में बंटवारा किया जाता है, लेकिन पुत्रियों में नहीं। मनुस्मृति के अनुसार पिता की संपत्ति पर सारा अधिकार जो है वो बेसिकली पुत्र का है, पुत्री का नहीं है। उसके बाद पुत्र में भी केवल बड़े पुत्र का, चाहे वो कैपेबल है या नहीं है, केवल बड़े पुत्र का अधिकार होगा, पुत्री का तब भी नहीं होगा। ठीक है, स्त्री पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, लेकिन विवाह में मिले उपहार पर स्त्री का स्वामित्व माना जाता था, जिसे आजकल डाउरी यानी कि दहेज कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन समय में जो पिता दहेज देते थे, जो उनकी संपत्ति होती थी, उस पे स्त्री अपना अधिकार रख सकती है, अपना हक जमा सकती है, लेकिन पिता की संपत्ति पर स्त्री का तब भी कोई अधिकार नहीं होता था। पुरुष द्वारा संपत्ति अर्जित करने के कई तरीके। अब देखो, स्त्री की संपत्ति केवल एक ही है जो उसके पिता ने उसको डाउरी में यानी कि दहेज में दिए। इसके अलावा और कोई सोर्स ऑफ इनकम स्त्रियों का नहीं होता था। ठीक है, लेकिन पुरुषों के लिए बहुत सारे सोर्सेस थे कमाने के, जैसे कि विरासत द्वारा पिता की संपत्ति में विरासत में मिली हो। ठीक है, उसके बाद कोई चीज खरीद कर, युद्ध करके, किसी चीज में इन्वेस्ट करके, किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट करके, जैसे लैंड हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई, ये सारी चीजें एक्सेप्ट करके। तो पुरुषों के लिए बहुत सारे सोर्स थे मनी कंज्यूम करने के, सेविंग के, इन्वेस्ट करने के, लेकिन स्त्रियों के लिए केवल एक ही सोर्स था, वो था डाउरी यानी कि पिता के द्वारा मिले हुए जो क्या कहते हैं गिफ्ट। ठीक है, जैसे आजकल जो है दहेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब साहित्य ग्रंथों का अध्ययन करते समय इतिहासकार किन पहलुओं का अध्ययन करते हैं? जैसे इसमें हमने इस चैप्टर का नाम जो है महाभारत का समालोचन, इसमें जो पहला टॉपिक है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ठीक है, यानी कि किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे महाभारत की बात हो रही है ना, तो महाभारत के संस्करण जो है बहुत सारे भाषाओं में लिखे गए हैं। मान लो हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, तेलुगु में, संस्कृत में, अरबी में, बहुत सारी भाषा में लिखे गए हैं। तो कोई जो इतिहासकार होगा ना, वो इसको भी पढ़ेगा, इसको भी पढ़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और लास्ट में अपनी एक बुक लिखेगा जिसमें इन सारी बुकों से मिला के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे और इन सारी बुकों को मिला के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे। तो ये जो बुक तैयार होगी ना, ये कहलाएगी महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ठीक है, ये जो बुक होगी ये कहलाएगी महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। अब देखो, इतिहासकार साहित्य ग्रंथों का अध्ययन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं? ग्रंथों की भाषा क्या होनी चाहिए? ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि आम जनता को समझ में आए। संस्कृत जैसे कि हार्ड भाषा मानी जाती थी। संस्कृत की अगर हम बात करें तो उसको काफी ज्यादा हार्ड भाषा मानी जाती थी, जो समाज के सभी लोग नहीं पढ़ पाते थे। इसलिए प्राचीन काल में प्राकृत भाषा पे जोर दिया गया, जो कि आम भाषा मानी जाती थी। तो इसलिए ग्रंथ की भाषा सबसे मेन है। उसके बाद रचना या स्थान का पता लगाना, ग्रंथ के लेखक कौन है, ठीक है, ग्रंथ की रचना का टाइम क्या है, काल यानी कि टाइम क्या है। उसके बाद मंत्रों के रूप में या फिर कथा के रूप में, आप जो ग्रंथ लिख रहे हो वो एक स्टोरी के फॉर्म में है, ये एक मंत्र के रूप में है। ठीक है, अब जैसे रामायण और महाभारत की आप बात कर लो, महाभारत जो है बेसिकली कहानी के तौर पर है, वही रामायण जो है वो श्री राम और माता सीता के वनवास की कहानी है। बेसिकली वो श्री राम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और मेन है इनका एम क्या है, तो ये सारी चीजें। जैसे मनुस्मृति के अगर हम उद्देश्य की बात करें या एम की हम बात करें,
तो इसका एम है कि समाज में शूद्रों को उनकी जगह बताना, उनके कर्तव्य बताने इत्यादि। लेकिन वहीं पर महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत का एम क्या है, महाभारत का उद्देश्य क्या है, समाज में ये बताना कि परिवार के कलह कैसे एक दूसरे परिवारों को बर्बाद कर देते हैं। अब महाभारत लेखक या अनेक मूल कथा के अनुसार भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे और उनकी विजय गाथा, उनकी उपलब्धि के बारे में लिखते थे। इनकी वाचिक परंपरा पर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने अपना अधिकार जमा लिया और इसे लिखना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू दिस, इस लाइन के अनुसार जो भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता था, ये रियल रचयिता थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया, इनकी रचना शैली के ऊपर कब्जा कर लिया। 300 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के दौरान महाभारत का प्रथम चरण आरंभ हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप अंडरलाइन कर लो। उसके बाद ये वो समय था जब विष्णु देव की आराधना शुरू हुई और विष्णु कृष्ण के रूप में महाभारत के एक नायक के रूप में उभरे, ठीक है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साहित्यिक परंपरा के अनुसार वेद व्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री की डेट के हिसाब से चलो तो सूत यानी कि भाट सारथी इन्होंने महाभारत की रचना करना शुरू किया था। लेकिन अगर आप धार्मिक या साहित्यिक परंपरा को लेके चलो तो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना शुरू की थी। दोनों सोर्सेज है और दोनों के प्रूफ भी दिए गए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को एनालाइज करो और किसे सच मानना है किसे गलत मानना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बीबी लाल। बीबी लाल कौन थे? तो 51 से 52 में मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उन्होंने खनन किया था, यानी कि इतिहास की खुदाई शुरू की थी। और खुदाई के दौरान इन्हें एक प्राचीन आबादी की 5 स्तरों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इनमें से दूसरा और तीसरा विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। बीबी लाल कहते हैं कि सीमित क्षेत्र का जो उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई परियोजना नहीं मिली, किंतु मिट्टी की दीवारें, कच्ची मिट्टी के अवशेष इत्यादि मिले। ये आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली आपको लर्न करना है। और नेक्स्ट है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ है जो आज भी अनुसरण किया जाता है। गतिशील ग्रंथ वो होता है जिसकी शिक्षा हमेशा फॉलो करी जाती है। महाभारत की अगर आप कहानी देखोगे तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो आज भी हमारे परिवारों में होती है और उससे आज भी हम सीख सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महाभारत का युद्ध हुआ क्यों था। कौरव और पांडवों के बीच में, समाज कहते हैं कि इनके बीच में द्रौपदी को लेकर युद्ध हुआ था, वो अलग बात है। लेकिन मेन जो रीजन था वो था जुआ, यानी कि गैम्बलिंग। जिससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर एक परिवार का जो मुखिया होता है जिसको गैम्बलिंग की, जुए की लत लग जाती है, तो किस तरीके से उसे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, वंशों का नाश हो जाता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी सीख है जो हमें महाभारत से देखने को मिलती है, इसलिए इसे गतिशील ग्रंथ कहा गया है, ठीक है। इसकी रचना एक समय में नहीं हुई बल्कि कई शताब्दियों तक विकसित होता रहा। सबसे पहले जैसे क्या कहते हैं, सूत जी जिन्हें भट्ट सारथी कहा जाता है, उसके बाद वेद व्यास जी, समय समय पर इसकी रचना होती रही। मतलब ये इतना लंबा ग्रंथ है ना कि एक टाइम पर ये पूरा हुआ ही नहीं। इसकी थोड़ी रचना एक टाइम पे, फिर एक टाइम पर, फिर एक टाइम पर, ऐसे ऐसे होती रही। इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री, जैसे इसमें पौराणिक कथाएं भी है। जहाँ श्री कृष्ण की बात आती है तो वहाँ पौराणिक कथाएं भी है, तो वहीं जहाँ कौरव और पांडवों की बात आती है तो वहाँ ऐतिहासिक कहानी भी है, ठीक है। इसकी भाषा और शैली में भी परिवर्तन आया, जो ये दिखाता है कि ये समय के साथ विकसित होती रही थी। किसी भी एक टाइम पर ये रुक कर विकसित नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि सन 2023 से लेकर 2025 तक 2 साल के अंदर इसको लिख के खत्म कर दिया, ऐसा नहीं, बल्कि शताब्दियों तक इसका विकास होता रहा। इसमें विभिन्न पात्र और घटनाओं के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। फाइन, तो यहीं तक था ये चैप्टर 3 का पार्ट 2। अब बेसिकली चैप्टर 3 के 2 पार्ट है। ये चैप्टर उतना ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिटेल में किया, इसलिए 2 पार्ट बने। पार्ट 1 की क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है और पार्ट 2 की क्लास आज अपलोड हो जाएगी।
पार्ट 2 की क्लास आपको तभी समझ आएगी जब आप पार्ट 1 देखेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये स्पेशली हाईली रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले जाकर आप पार्ट 1 की क्लासेस डेफिनेटली देखें। आपका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आज की क्लास दोबारा से रिपीट मोड पे देखें ताकि आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अभी और भी क्लासेस हिस्ट्री की आनी है, चैप्टर 4, 5, 6 इत्यादि सबकी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।